अच्छे संस्कारों वाला बेटा। रामपुर नामक एक गांव में लीला और प्रसाद के 3 बेटे थे, वनराज, राम और संजय। वो तीनों अपने पिता के साथ खेती करते थे। वो अपने खेत में अलग अलग किस्म की खेती करते थे। प्रसाद ने अपने होशियारी से अपने बच्चों के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजरने के बाद उन तीनों भाइयों ने 30 एकड़ जमीन और 4 बैलों को आपस में बांट लेना का फैसला किया। 30 एकड़ जमीन को तो उन्होंने 10-10 करके बांट लिया, पर 4 बैलों को कैसे बांटे ये सोच रहे थे। ये चौथा बैल बेचकर जितने भी पैसे आए वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तब दूसरे भाई ने कहा, हमें ये बैल नहीं बेचनी चाहिए। खेत के कामों में हमेशा 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। हम बारी बारी से इस दूसरे बैल को इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ, दूसरा बैल क्यों खरीदे, इससे ही हम तीनों मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। चौथे बैल की समस्या हल हो गई थी, तो तीनों भाई और उनकी माँ बहुत खुश हुए। जब जब उन्हें दूसरे बैल की जरूरत पड़ती थी तो वो चौथा बैल अपने साथ ले जाते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों ने देखा कि राम रो रहा था। दोनों भाई उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछने लगे। तब उसने जवाब दिया कि उसका बैल मर गया है। तब संजय ने उससे कहा, परेशान मत हो भाई, हमारा चौथा बैल है ना, आप उसको ले लो। वनराज ने भी उसकी बात पर हामी भर ली। दोनों के इस फैसले से राम बहुत खुश हुआ। एक बैल से काम नहीं चलेगा कहकर कुछ दिन उसके चौथे बैल के साथ संजय का बैल भी ले गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद संजय को अपनी बैलों की जरूरत पड़ गई। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और उससे उसकी बैल मांगने लगा। तब बड़े भाई ने जवाब दिया, तुम बहुत गलत समय पर आए हो। कल ही मेरे बैल का पैर टूट गया है। वो दुखी मन से कहने लगा। तब वो राम के पास गया। उसने भी अपने छोटे भाई को बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ दिन बाद लीला की तबीयत भी खराब हो गई और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगी, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम तीनों मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ मिलजुल कर रहोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ से 4 सोने के सिक्के अपने छोटे बेटे संजय को देने लगी। तब राम ने कहा, सारे सोने के सिक्के संजय को देना इंसाफ नहीं है माँ। वनराज भी कहने लगा, इसमें हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, तुम दोनों तो इंसाफ की बात ही मत करो। राम, तुमने तुम्हारी बैल बेच दी और इनसे कहा कि वो मर गई है, और तुमने चौथी बैल भी ले ली। और वनराज, तुमने संजय की बैल कितने बार इस्तेमाल की, पर जब उसे तुम्हारी बैल की जरूरत थी तब तुमने भी तो बहाने बनाए ना। तुम धोखेबाज नहीं, पर तुम्हें इंसाफ भी तो नहीं किया। लेकिन संजय ने हमेशा तुम दोनों को अपना बड़ा भाई माना है, तुम्हारी इज्जत की, और जब भी कोई मेहमान तुम्हारे पास आता था तो तुम उससे मुंह फेर लेते थे। संजय हमेशा उनका आदर सत्कार किया करता था। मैंने उसे तुम्हारी सारी सच्चाई भी बता दी थी। तब संजय ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं वो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर उनकी कोई मुसीबत होगी। वो जितना भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखता था। इसीलिए मैं ये सोने के सिक्कों को अपने अच्छे संस्कारों वाले बेटे को ही दूंगी। ये मेरा स्त्री धन है, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। माँ के ये फैसले को सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए और अपने छोटे भाई के जैसे ही बनने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी अच्छे संस्कार है। पुरुष कबूतर की हिम्मत। एक गांव में सावित्री नाम की भक्त रहती थी। उनके घर के आंगन में ही एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ पर कबूतरों का जोड़ा रहता था। वह जोड़ा हमेशा खुशी से साथ साथ रहता था।
खाने के लिए हो या घूमने के लिए वे दोनों साथ ही जाते। उनको कभी भी खाने की कमी नहीं होती। हर दिन भक्त सावित्री के हाथ से बनाए हुए प्रसाद को खाकर बिना किसी परेशानी या चिंता से खुशी से रहते थे और सावित्री भी उनकी बहुत अच्छे से ख्याल रखती। उधर पास के एक पहाड़ी पर एक बाज रहता था। उसकी नजर हमेशा अच्छे से दिखने वाले उन कबूतरों के जोड़े पर ही थी। इन कबूतरों का किसी भी तरह शिकार करने के लिए उसने एक चाल चली और उड़ता हुआ आकर घर के छत पर बैठ गया। उन दोनों कबूतरों में से किसी एक को तो उसे उठा ले जाने की आशा थी। तभी सावित्री घर से बाहर निकलकर उस पर लाठी फेंकने पर बाज उसकी चाल ना चल पाया। वह सब कुछ देखने वाली स्त्री कबूतर ने अपने पति से कहा, आपको पता है क्या, वह बाज पूरे दिन हमारे लिए देख रहा था। हम इधर से कहीं दूर चले जाएंगे तो अच्छा होगा करके बोली। तब पुरुष कबूतर ने कहा, भागना तो डरपोक के लक्षण है। वह जंगली पक्षी है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं बताओ? परेशान होकर बोली स्त्री कबूतर। तुम तो बस देखते रहो, उस बात से मैं कैसे लड़ता हूँ। बोलकर बहुत ही हिम्मत से पुरुष कबूतर ने कहा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। सावित्री काम होने पर अपने रिश्तेदारों के पास दूसरे गांव में गई। उस घर में कोई नहीं करके जानने वाला बाज तेजी से उड़ता हुआ आकर घर के आंगन के पेड़ के पास बैठ गया और निशाना रखकर पुरुष कबूतर को अपने नाखूनों से उठाकर ले जाने की कोशिश किया। फिर भी बिना डरे पुरुष कबूतर बाज के साथ बहुत ही हिम्मत से लड़ने लगा। ऐसे बाज और कबूतर के बीच बहुत देर तक मानो एक छोटा सा युद्ध ही हुआ। उसी तरफ आए हुए एक बूढ़े आदमी ने वह देखकर बाज के ऊपर जोर से एक पत्थर फेंका। इससे उसकी टांग टूटी और वह कबूतर को छोड़ भाग गया। उसके बाद उधर रहना ठीक नहीं करके जानने वाले जोड़ी कबूतर उनकी मालकिन सावित्री के वापस लौटने तक दूसरी जगह देखकर रहने लगे। इस कहानी की सीख है कि परेशानियां आने पर बिना डरे हिम्मत से सामना करना चाहिए। जंगल को बचाने वाले पक्षियों की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पे तरह तरह के पक्षियां रहते थे। उन सब का एक बुद्धिमान पक्षी नेता था। पक्षियां अपने नेता की सारी बात मानते थे। अपने नेता के साथ ही आहार के लिए आसमान में उड़ते हुए जाते थे। जमीन पर आहार दिखने पर भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने नेता के आदेश का इंतजार करते। उधर आसपास कहीं भी कुछ भी कतरा नहीं करके पक्का करने के बाद अपने नेता के आदेश अनुसार नीचे उतरते थे। खुशी से आहार खाते और फिर शाम तक वापस अपनी जगह आराम से लौट जाते। और उनके साथ ही रहने वाली एक बुरी पक्षी नेता की बातों को मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी नेता बनने की दुराशा थी। नेता एक बोलता तो वो कुछ और ही करता था। ऊपर से बाकी के पक्षियों से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को कोई भी ना मानने पर उसे गुस्सा आ जाता था। उसका भी एक दिन आएगा करके समय का इंतजार करता। एक दिन उन पक्षियों के रहने वाले पेड़ के कुछ दूर से आग फैलना नेता ने देखा और कहा, लगता है जंगल में आग फैलना शुरू हो गया। फिर भी कोई भयभीत ना हो। इतने समय से हमें आश्रय देने वाले इस जंगल को ना छोड़ जाते हुए खतरे का डटकर सामना करते हैं। कुछ पक्षियाँ इसके लिए मान गए और कुछ पक्षियों ने उधर रहना उचित नहीं सोचा। और यही मौका देख वह बुरे पक्षी ने कहा, हमारे नेता को साहस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे का नजर में ना रखा तो हम सब जलकर राख बन जाएंगे। मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मेरे साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। नेता के कितना समझाने पर भी ना सुनते हुए उस बुरे पक्षी की बातों में आकर कुछ पक्षियाँ उसके साथ चले गए। कुछ देर बाद आग पूरे जंगल में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर ही रहने वाले कुछ पक्षियाँ नेता के कहने पर पास के नदी से पानी लाकर फैलती हुई आग पर डाल रहे थे।
छोटे छोटे पक्षियों के कष्ट और उनके साहस को देख जानवरों ने भी पानी डालकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत देर मेहनत करके आखिरकार आग को बुझा दिया और कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हरा भरा हो गया। सारे पक्षियाँ हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे। उस बुरे पक्षी की बातों में आकर उसके साथ जाने वाले सारे पक्षी आहार ना मिलने के कारण वापस लौट के आ गए। अपनी गलती जानकर नेता से माफी मांगा और अच्छा नेता के क्षमा करने पर फिर से हमेशा की तरह वह पेड़ पक्षियों से भर गया। इस कहानी की शिक्षा है कि कष्टों का साहस से डटकर सामना करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है।